हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त हेमंत कुमार मिश्रा आपके अपने चैनल प्रो मैथ्स मेंटर हेमंत सर में स्वागत करता हूं। आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा ऐसी उम्मीद करता हूं। उत्साहित हैं और नए चीज़ों को सीखने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। तो आज के चैप्टर में हम, जैसा कि हमने पिछले क्लास में डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था और पढ़ रहे थे, डिविजिबिलिटी रूल का मैंने आपको दो सेगमेंट करके बताया। पहले तो मैंने जो डिविजिबिलिटी था, डिविजिबिलिटी मैंने आपको डिजिट की डिविजिबिलिटी बताई जो कि 1 to 9 है। और 9 से आगे जब हम नंबर्स में आते हैं तो जो नंबर्स हैं हमारे, यानी जो हमारी संख्याएं हैं, वो दो कैटेगरी में हैं। या तो वो कंपोजिट संख्या है या वो प्राइम है। यानी हमें संख्याओं का डिविजिबिलिटी सीखना है, डिविजिबिलिटी जानना है, तो हमें उनके सेगमेंट को ठीक से पहचानना है। दो ही तरह के नंबर हमें कंप्लीटली मिलते हैं। या तो नंबर कंपोजिट होता है। कंपोजिट कैसा नंबर है, ये पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ रखा है। ऐसा नंबर जिसके कम से कम 3 फैक्टर हो। और प्राइम वो नंबर है जिसका केवल 2 ही फैक्टर हो। वो 2 फैक्टर कौन से होंगे? एक तो 1 है और एक वो संख्या खुद। और इन दोनों के अलावा कोई तीसरा फैक्टर जिस संख्या का हो, उस संख्या को हम कंपोजिट संख्या कहते हैं। तो अगर मैं इस हिसाब से क्लासिफिकेशन के इस आधार पर अगर मैं चीजों को देखूं, तो मैंने आपसे पिछले क्लास में मैंने आपको बताया कि किसी भी कंपोजिट नंबर की डिविजिबिलिटी अगर आपको चेक करनी है, सपोज करिए कि आपको 24 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो आपको चेक करना है कि क्या वो नंबर 8 और 3 इन दोनों से डिविजिबल है। अगर कोई संख्या 8 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा तो नो डाउट वो 24 से डिविजिबल होगा, हाँ या ना? ठीक इसी तरीके से हम सभी कंपोजिट नंबर की डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे। अगर मुझसे कोई पूछता है कि भाई 48 की डिविजिबिलिटी बताओ, अगर मुझसे कोई पूछता है कि 48 की डिविजिबिलिटी बताओ, चेक करिए कि अगर मैं कहूं कि भाई 48 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि 48 के जो फैक्टर हैं वो हैं क्या। आप कहोगे सर 48 के तो कई फैक्टर हो सकते हैं, 2 24 हो सकता है, 8 6 हो सकता है, 16 3 क्यों लिखा? 16 3 मेरे भाई मैंने इसलिए लिखा क्योंकि 16 केवल एक यानी 2 की फैमिली से बिलोंग करता है और 3 अलग है, इसमें कोई मिश्रण नहीं है। अगर मैं 6 और 8 कर देता तो निश्चित रूप से 8 तो 2 की फैमिली से बिलोंग करता है, मगर 6 में 2 प्राइम फैक्टर हो गए, 2 और 3, ये नहीं चलेगा। इस तरीके के फैक्टर हमें नहीं लेने होते, हमें फैक्टर वो लेने होते हैं जो प्राइम हो। अभी मैंने 16 और 3 लिया है तो आप ध्यान देंगे ये दोनों प्राइम है। क्यों प्राइम है? क्योंकि यह है 2 की घाते 4 और यह है 3। बताइए हाँ या ना? तो अगर कोई संख्या 16 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए, 16 और 3 दोनों से डिवाइड जो संख्या हो जाएगी वो बाय डिफॉल्ट किससे डिवाइड हो जाएगी? 48 से डिवाइड हो जाएगी। तो किसी भी कंपोजिट नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? हम उनको पिछली संख्याएं जो हमने पढ़ रखी हैं उनके आधार पर इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। अब चूंकि डिविजिबिलिटी हम एक बात कर रहे हैं, हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, इसका अर्थ यह नहीं है कि हम बहुत बड़ी संख्याओं तक बहुत दूर तक डिविजिबिलिटी ही चेक करते रहे। बेसिकली हमें 20 के अंदर तक की संख्याओं की डिविजिबिलिटी भी ठीक से पता है तो हम काफी ठीक स्थिति में हैं। उसके अलावा अगर किसी की जरूरत पड़ती है तो वो प्राइम नंबर की जरूरत पड़ती है। अगर कोई संख्या 20 के अंदर किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं हुआ, अब इसका मतलब यह हुआ कि 20 से बड़ी किसी भी कंपोजिट संख्या से वो डिवाइड नहीं होगा। अब अगर वह डिवाइड होगा तो किसी ना किसी प्राइम संख्या से ही डिवाइड होगा। तो इसलिए हमें ज्यादा जोर देना चाहिए प्राइम संख्या की डिविजिबिलिटी सीखने पे।
पिछली क्लास में अगर आपने ध्यान दिया हो, अच्छे से समझा हो, तो मैंने शुरुआत की थी प्राइम संख्या की डिविजिबिलिटी आपको बताने के लिए। मैंने उस क्रम में आपको 11 की डिविजिबिलिटी बताई, 13 की डिविजिबिलिटी बताई, 17 की डिविजिबिलिटी बताई, 19 की डिविजिबिलिटी बताई। मैंने बताया कि भाई, और इसके साथ साथ मैंने 7 की भी डिविजिबिलिटी बताई थी। मैं इस चीज को अगर फिर से दोहरा दूं तो कोई संख्या 7 से डिविजिबल है, जैसे ये संख्या दी गई है एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे भाई ये संख्या 7 से डिविजिबल होगी या नहीं होगी, तो हमें कैसे चेक करना है कि ये दी गई संख्या 7 से डिविजिबल है या नहीं। इसके लिए बड़ा छोटा सा तरीका यह है कि हम लास्ट के डिजिट, इसका लास्ट का डिजिट क्या है 3, इस लास्ट के डिजिट को हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लास्ट के डिजिट को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो आउटकम आएगा उस आउटकम को हम रिमेन संख्या, रिमेन क्या बचा हमारे पास 34, इस रिमेन में से हम क्या करेंगे मेरे भाई सब्सट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे। अब अगर मैं 34 में से 6 को सब्सट्रैक्ट करूं तो क्या आएगा 28 आएगा। और अगर इस 28 को अब चेक किया जाए कि क्या ये 28 7 से डिविजिबल है, तो आप कहेंगे बिल्कुल हमें पता है कि 7 4 जा 28 होता है, तो ये 28 7 से डिविजिबल है। अगर यह 28 7 से डिविजिबल हो गया, इसका मतलब ये पूरी संख्या 343 7 से डिविजिबल थी। तरीका आपको समझ में आया? तरीका आपको समझ में आया मेरे भाई? बोलिए, क्या आपको तरीका समझ में आया? अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक संख्या है 686, मेरे पास एक संख्या है 686, आप ट्राई करिए, क्या इस संख्या की डिविजिबिलिटी आप चेक कर पाएंगे? क्या चेक कर पाएंगे कि यह 7 से डिविजिबल है या नहीं है? तो अपने से आप प्रयास करके देखा करिए। जब भी ऐसा प्रश्न मैं आपके सामने रखूं तो आपको पॉज करके वीडियो को 1 मिनट में इस चीज को लगाकर अपने से देख लेना चाहिए, ठीक है? अब मैं करके आपको बताता हूं कि अगर यह संख्या 7 से डिविजिबल है ऐसा मुझे चेक करना है, तो मैं इस संख्या के लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और जो आउटकम आएगा मेरे भाई, उस आउटकम को मैं रिमेन संख्या में से, किसमें से, बची हुई संख्या में से सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। अब जो मेरा यहां पर रिजल्ट आया, इसका मैं चेक करूंगा क्या ये रिजल्ट 7 से डिविजिबल है। आप कहेंगे बिल्कुल डिविजिबल है। अब अगर ये रिजल्ट 7 से डिविजिबल हुआ, इसका मतलब आंख मूंद कर हमें ये बात मान लेनी है कि 786 भी 7 से डिविजिबल हो सकता था। उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी। ये एक तरीका था, मैंने बड़े पेशेंस से इसको समझाने की कोशिश की, क्योंकि ये एक तरीका है। इस तरीके का प्रयोग हम सभी तरह के प्राइम नंबर्स में लगाएंगे। इस तरीके का प्रयोग मेरे भाई सभी प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी में इसका यूज होने वाला है। तो तरीका आप जानते रहिए। चेंज करेंगे तो यहां की डिजिट, जो लास्ट डिजिट में मल्टीप्लायर है, इसकी वैल्यू हर नंबर में चेंज होगी, और उसे जोड़ना है या घटाना है, जैसे यहां हम घटा रहे हैं, जोड़ना है या घटाना है, यह एक्टिविटी भी डिफरेंट हो जाएगी, अलग हो जाएगी। किसी में जोड़ना पड़ेगा, किसी में घटाना पड़ेगा, बस इतना ही अंतर होगा, मगर तरीका यही रहेगा, ठीक है? तो इसको आप प्रॉपर तरीके से समझ लीजिए। 1-2 बार वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाए कि यह संख्या किस तरीके से चेक की गई 7 से इसकी डिविजिबिलिटी, ठीक है? आप इसका स्क्रीनशॉट रखिए अपने पास। अब अगर इसी क्रम में मैं आपसे पूछूं कि भाई 11 की डिविजिबिलिटी क्या है, कोई संख्या 11 से डिविजिबल है, कोई संख्या 11 से डिविजिबल है, मैं कैसे जानूं? मान लो एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास एक संख्या है 1331। मैं इस संख्या को क्यों लेता हूं? मैं इस संख्या को मेरे भाई इसलिए लेता हूं क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि 1331 11 का क्यूब है, यानी 11 का मल्टीप्लायर है, ठीक है? तो इसलिए हम जो है इसका यूज कर लेते हैं। मैंने कहा कि तरीके वही होंगे। लास्ट डिजिट को मैं इस बार क्या करूंगा, बिना किसी का मल्टीप्लाई किए, चाहो तो आप 1 का मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि आप जानते हो कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो बिना किसी का मल्टीप्लाई किए मैं यहां क्या कर दूंगा, इसको सब्सट्रैक्ट कर दूंगा।
ध्यान से सुनिएगा, मैं लास्ट डिजिट को जैसे का तैसा रिमेन डिजिट में सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। आउटकम क्या आएगा मेरे भाई? 132। अब मैं चेक करूंगा कि क्या ये 132 11 से डिविजिबल है। आप कहेंगे डिविजिबल है। अगर ये 132 11 से डिविजिबल हुआ, यानी यह पूरी संख्या 11 से डिविजिबल होगी। बोलिए, आप कहेंगे कि भैया हमने तो 11 की डिविजिबिलिटी ऐसे नहीं पढ़ी है। हमने पढ़ा है 11 के लिए कि अगर कोई संख्या 11 से डिविजिबल है ऐसा हमें चेक करना है, तो हमें अल्टरनेट नंबर्स का सम, हमें अल्टरनेट नंबर्स का हमें अल्टरनेट नंबर्स के सम का डिफरेंस देखना होता है। जैसे ये दोनों अल्टरनेट नंबर हैं, इनका सम क्या होगा? ये दोनों अल्टरनेट नंबर हैं, इनका सम क्या होगा? अब इनका डिफरेंस हमें देखना है, सम का डिफरेंस, अल्टरनेट नंबर के सम का डिफरेंस। अगर यह डिफरेंस 0 आता है मेरे भाई, अथवा 11 आता है, अथवा 11 का कोई भी प्रोडक्ट आता है, तब हम क्या मानेंगे कि यह संख्या 11 से डिविजिबल है। ऐसा ही हम सीखते आए हैं। इसका अपना एक अलग अस्तित्व है, एक अलग यूज है। एसएससी एक सवाल पूछता है इस तरीके का, इस तरीके का सवाल एसएससी हमसे पूछता है। तो ऐसे सवालों को टैकल करने के लिए मेरे भाई हम इस रूल का यूज करते हैं। अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। अभी हम जानना चाहते हैं कि कोई दिया गया नंबर हमें डायरेक्ट चेक करना है कि वह 11 से डिविजिबल होगा या नहीं। उसके लिए हमें क्या करना है मेरे भाई? उसके लिए हमें चुपचाप नंबर को देखना है। मुझे चेक करना है कि यह नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो मैं बिना कुछ किए इस लास्ट डिजिट को रिमेन संख्या में से घटा दूंगा। जो आउटकम आएगा उसको 11 से डिवाइड करके देखूंगा। आप ये भी कह सकते हो कि ये जो आउटकम आया है ये थोड़ा सा बड़ा है, और जब मुझे यहां 11 से डिविजिबिलिटी चेक करनी थी तो मैं यहां भी कर सकता था। मेरे भाई हमें चीजों को थोड़ा सरल करने पर जोर देना होता है। अगर आपको लगता है कि मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं, मुझे इसे और छोटा चाहिए होता था, तो मैं क्या कहा कि लास्ट डिजिट को रिमेन में से सब्सट्रैक्ट करना है। आपका आउटकम क्या आया मेरे भाई? और अगर आपको यह आउटकम बड़ा लगता है तो आप वही एक्टिविटी एक बार और दोहरा लो, यानी लास्ट डिजिट को रिमेन में से सब्सट्रैक्ट कर दो। लास्ट डिजिट को क्या करो? रिमेन में से सब्सट्रैक्ट कर दो। बताओ, क्या अब भी आपको चेक करना पड़ेगा कि यह दिया गया नंबर 11 से डिविजिबल है? आप कहेंगे नहीं जी, ये तो बड़े आसानी से हो गया। मैं फिर आपको बता दूं, अगर मेरे पास कोई नंबर है और मुझे चेक करना है इसकी 11 से डिविजिबिलिटी, तो मैं पहले क्या करूंगा? इस लास्ट नंबर को बचे हुए नंबर से सब्सट्रैक्ट कर लूंगा। और अगर मुझे इस संख्या को और छोटा करना है तो फिर मैं इस लास्ट नंबर को बचे हुए नंबर से सब्सट्रैक्ट कर लूंगा। अगर मुझे जरूरत है, मान लीजिए कभी मेरे पास कोई बड़ी संख्या आई है, तो जो रूल आपको मेरे भाई बताया जा रहा है उस रूल को आप मल्टीपल टाइम अप्लाई कर सकते हो। ये एक टाइम अप्लाई किया, दोबारा अप्लाई किया, अगर यहां मेरे पास बड़ा आउटकम आता तो मैं इसको तिबारा अप्लाई कर देता। रूल वही है, बस आप मल्टीपल टाइम अप्लाई कर दो। तब तक अप्लाई करो जब तक आपको ये आउटकम बहुत लीस्ट नंबर में ना मिल जाए। आप कहोगे कि ये एक्टिविटी बड़ी है। मेरे भाई बिल्कुल बड़ी नहीं है। आप एक बार इस पे प्रैक्टिस करके देखिएगा। आप इस पे प्रैक्टिस करके देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। आप आसानी से चीजों को टैकल कर पाएंगे। ठीक है, तो अब ये आउटकम में ये संख्या 11 से पूर्णतः डिविजिबल है, इसलिए अब आप ये कह सकते हैं कि जो संख्या शुरू में दी गई थी यानी 1331, यह संख्या 11 से डिविजिबल है। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको नई सीखने को मिली होगी। आपको सीखने का मिला होगा कि अगर हम सीधे किसी संख्या की 11 से डिविजिबिलिटी चेक करना चाहें तो हम चेक कर सकते हैं।
अब ये जो दो चीजें मैंने सिखाई मेरे भाई, इसी के आधार पर मैं किसी भी प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी आपको सिखा सकता हूं चुटकियों में। ये पे हमने इस मुद्दे पे हमने पहले भी चर्चा कर ली थी, पिछले वीडियो पे भी मैंने आपको बहुत सारे प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करके बताई थी। आज बारी है आपको ये सिखाने की कि अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछला वीडियो जाकर एक बार देख लीजिएगा, तो आपको ये पता लगेगा कि मैं कई सारे प्राइम नंबर्स की डिविजिबिलिटी आपको फटाफट से बताता गया था। आज आपको यह सिखाने की बारी है कि मैं कैसे बता पा रहा था किसी भी प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी। किसी भी प्राइम नंबर की जो डिविजिबिलिटी है वो मैं बहुत इजीली कैसे बता पा रहा था। मैंने लास्ट वीडियो में आपसे वादा भी किया था कि आपको याद नहीं करना है, मैं आपको इसकी डिविजिबिलिटी का रूल निकालना सिखा दूंगा। चलिए मैं आपको एक एक करके समझाता हूं इस बात को। आपको 7 की डिविजिबिलिटी याद है? बिल्कुल, लास्ट डिजिट में मेरे भाई अंतिम संख्या में 2 का गुणा करके रिमेन में से क्या करना था? रिमेन माने बचे हुए में से सब्सट्रैक्ट करना था। यही एक्टिविटी थी। अब अगर आउटकम अगर 7 से डिवाइड होने वाला आउटकम है, तब वह पूरी संख्या 7 से डिविजिबल होगी। यहां पर 2 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। ये 2 ही क्यों और घटाया ही क्यों? यानी जब मैंने आपको 343 पर 7 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए कहा, तो मैंने कहा इसका 2 में मल्टीप्लाई करके रिमेन में से सब्सट्रैक्ट करना है। तो 2 बातें आई मेरे भाई, एक तो 2 से मल्टीप्लाई करना, दूसरी बात सब्सट्रैक्ट करना। 2 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया और सब्सट्रैक्ट क्यों किया? अगर ये इसका कारण आप जान जाएं तो आप तुरंत समझ जाएंगे, आप धीरे धीरे इस चीज को बढ़िया से समझ जाएंगे कि क्यों मैंने यहां पर 1 को सीधे सब्सट्रैक्ट किया। अगर मुझसे कोई 13 की डिविजिबिलिटी पूछता है तो मैं कहता हूं भाई लास्ट डिजिट में 4 का गुना करके ऐड कर दो, लास्ट डिजिट में 4 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। अगर आउटकम 13 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 13 से डिविजिबल होगी। पिछला वीडियो देखिए, उसमें मैंने पूरा बता रखा है, ठीक है। तो अब मैं आपको यहां यह बताने चल रहा हूं कि ऐसा क्यों। तो बेटा इसे कहते हैं ऑस्किलेटर रूल। हर प्राइम संख्या का एक ऑस्किलेटर होता है। अगर मैं कोई प्राइम संख्या लूं मेरे भाई, बहुत आराम से इस चीज को समझिए, आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगर आपको सीखना नहीं तो ये वीडियो आप स्किप कर सकते हैं, मगर अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं किसी भी प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी बिल्कुल फिंगर पे याद रखूं, चुटकी बजाकर आंसर दे पाऊं, तो आपको ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना चाहिए। अगर मैं किसी प्राइम नंबर का टेबल लिखूं, देखो जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। आपने देखा कि इसके टेबल में मुझे एक नंबर मिला 21, एक नंबर मिला 49। चलो इस बार मैं 11 का टेबल लिखता हूं। यहां पर मुझे 2 स्पेशल डिजिट मिली हैं, एक तो यहां 11 मिला है और एक यहां 99 मिला है। मैं अगले प्राइम नंबर 13 का टेबल लिखता हूं। ठीक है मेरे भाई, आप देखिए यहां पर भी मुझे 2 स्पेशल नंबर मिले हैं, 39 और 91। इनमें थोड़ा ध्यान दीजिए, देखिए इन नंबर में खास क्या है। ये दोनों नंबर किसी फंक्शनल बेस के बहुत पास हैं। कितने पास हैं? या तो एक ज्यादा है या तो एक कम। फंक्शनल बेस किसे कहते हैं? वह नंबर जो 10 के मल्टीप्लाई में हो, जैसे 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। वह नंबर जो 10 के मल्टीप्लाई में हो, मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो, वह मेरे लिए फंक्शनल बेस है। और जो संख्या किसी फंक्शनल बेस से एक कम या एक ज्यादा है, वही संख्या अगर मैं चुनूं तो हर प्राइम नंबर के टेबल में ऐसी संख्या 2 बार ही मिलती है। चेक करिए, ये 10 के नजदीक है और ये 100 के नजदीक है।
ये 40 के नजदीक है, ये 90 के नजदीक है, और सभी किसी फंक्शनल बेस से केवल एक ज्यादा या एक कम है, इससे ज्यादा नहीं, एक ज्यादा या एक कम है। ठीक है, अब आप पहली चीज तो यह देखिए कि हर प्राइम नंबर में ऐसे नंबर 2 बार मिलते हैं। कुछ मैंने बताया, कुछ प्राइम नंबर्स के टेबल आप अपने से लिखकर चेक करिए, क्या 17 में, 19 में, 23 में, 31 में आपको ऐसे नंबर मिलते हैं जो किसी फंक्शनल बेस से एक ज्यादा या एक कम है। चेक करिए मेरे भाई और बताइए आपको ऐसी संख्या मिलती है या नहीं मिलती। ठीक है, चलिए, अगर आपको ऐसी संख्या मिलती है मेरे भाई तो चेक करिए 7 के पास ऐसी दो संख्याएं कौन कौन सी थी, 21 थी और 49। ठीक है, अगर 21 को मैं लूं तो ये किस फंक्शनल बेस के पास है, 20 के पास है। किस फंक्शनल बेस के पास है, 20 के पास है। 20 10 का कौन सा मल्टीप्लायर है, दूसरा मल्टीप्लायर है। 20 कौन सा मल्टीप्लायर है, दूसरा मल्टीप्लायर है। तो यह दो, ध्यान से सुनिएगा, यह दो 7 का ऑस्किलेटर है। ये दो 7 का क्या है, ऑस्किलेटर है। कैसा ऑस्किलेटर है, वन मोर ऑस्किलेटर है। वन मोर क्यों कहा मेरे भाई, क्योंकि ये फंक्शनल बेस से एक ज्यादा था, 21 था, इसलिए ये वन मोर ऑस्किलेटर है। क्या है ऑस्किलेटर, क्या है यूज इसका, ये हम सीखेंगे। अभी जितनी बात मैं कहता जा रहा हूं उसको सुनते चलिए। अगर मैं 7 का टेबल पढ़ूं तो मुझे 2 बार ऐसी संख्याएं मिलती हैं जो किसी फंक्शनल बेस के पास है। अगर मैं देखूं 21 किस फंक्शनल बेस के पास है, आप कहेंगे 20 के पास है। मैं कहूंगा 20 10 का कौन सा मल्टीप्लायर है, आप कहोगे दूसरा मल्टीप्लायर है। तो मैंने कहा ये दो क्या हुआ, 7 का वन मोर ऑस्किलेटर हुआ। ठीक है मेरे भाई, हम कई संख्या पर देखेंगे, आपको धीरे धीरे बात समझ में आएगी। आप रिवाइज करके इसको 2-3 बार समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं कहूं 49 किस फंक्शनल बेस के पास है, आप कहेंगे 50 के पास है। मैं कहूं 50 10 का कौन सा मल्टीप्लायर है, आप कहोगे 5वां मल्टीप्लायर है। तो मैं क्या कहूंगा, ये 5 भी 7 का ऑस्किलेटर है। यह 5 भी 7 का ऑस्किलेटर है। कैसा ऑस्किलेटर है, कैसा ऑस्किलेटर है, वन लेस ऑस्किलेटर है। कैसा ऑस्किलेटर है, वन लेस ऑस्किलेटर है। ऐसा क्यों, क्योंकि यह संख्या फंक्शनल बेस से एक कम है। यह संख्या फंक्शनल बेस से एक कम है, इसलिए इसको वन लेस ऑस्किलेटर कह रहा हूं। और यह संख्या फंक्शनल बेस से एक ज्यादा है, इसलिए इसको वन मोर ऑस्किलेटर कह रहा हूं। इतनी बात पहले अपने दिमाग में धसाओ। यानी किसी प्राइम नंबर के दो ऑस्किलेटर होते हैं। 7 के दो ऑस्किलेटर हैं, कौन कौन है, 2 है और 5 है। 2 है और 5 है। 2 कैसा ऑस्किलेटर है, वन मोर ऑस्किलेटर है। 7 का 2 कैसा ऑस्किलेटर है, वन मोर ऑस्किलेटर है। और 5 कैसा ऑस्किलेटर है, वन लेस ऑस्किलेटर है। अब मैं आपको बताता हूं ऑस्किलेटर का यूज, यही देखिए ध्यान से। जब मैंने आपसे कहा कि इस संख्या की 7 से डिविजिबिलिटी चेक करिए, तो आपने इसका गुणा किससे किया, इसके ऑस्किलेटर से किया। और ऑस्किलेटर से गुणा करने के बाद यहां क्या किया, घटाया। क्यों घटाया, क्योंकि यह वन मोर ऑस्किलेटर है। नियम याद रखिए, 2 से गुणा क्यों किया, क्योंकि 2 7 का एक ऑस्किलेटर है। और घटाया क्यों, क्योंकि यह वन मोर ऑस्किलेटर है। तो जो ऑस्किलेटर वन मोर ऑस्किलेटर होगा वह हमेशा घटाया जाएगा। तो 34 में से 6 गए मेरे भाई, क्या आया, और आपने चेक कर लिया कि यह 7 से डिविजिबल है, हाँ या ना। चेक करिए, मैंने सही कही बात की नहीं। अब आपके मन में जो संशय आ रहा है, मैं उस संशय को समझ रहा हूं। आप जानना चाहते हैं कि अगर 2 ऑस्किलेटर है तो ऑस्किलेटर तो 5 भी है, आपने इसका यूज क्यों नहीं बताया। मेरे भाई, दोनों से आप डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हो, दोनों का यूज है, दोनों का यूज आप कर सकते हो। हम हमेशा चीजों को सरल करने के लिए सीखते हैं,
उड़ता हुआ तीर लेने के लिए नहीं। अगर हम बड़ी संख्या का प्रयोग करेंगे तो हर बार हमारे आउटकम बड़े आएंगे, दिक्कत बनी रहेगी। इसलिए हम छोटी संख्याओं का ही यूज हमेशा करते हैं ताकि हम जल्दी से आउटकम ले पाए। मैं आपको चेक करके बता दूं, वही संख्या 343, मुझे चेक करना है कि यह संख्या 7 से डिविजिबल है या नहीं, तो मैं लास्ट डिजिट में ऑस्किलेटर का मल्टीप्लाई करूंगा। या तो मैंने 2 का किया था अथवा मैं 5 का कर सकता हूं। आउटकम क्या आएगा मेरे भाई? 15। ये कैसा ऑस्किलेटर है? लेस ऑस्किलेटर है। आपने देखा कि मोर ऑस्किलेटर के साथ क्या हुआ? उसे घटाया गया। तो लेस ऑस्किलेटर के साथ क्या होगा? इसे जोड़ा जाएगा। अगर 34 और 15 जोड़े तो 49 आता है। क्या यह 7 से डिविजिबल है? क्या यह संख्या 7 से विभक्त हुई? बोलिए मेरे भाई, क्या आपको ऑस्किलेटर का यह शानदार ट्रिक समझ में आ रहा है मेरे भाई? क्या आपको ऑस्किलेटर का शानदार ट्रिक समझ में आ रहा है? अगर आप ऑस्किलेटर के ट्रिक समझ जाते हो, इसी के आधार पर मैं बिना याद किए प्रश्न पूछे जाने की स्थिति में माइक्रो सेकंड में यह चीज निकालकर आपके सामने रख सकता हूं कि किसी संख्या की डिविजिबिलिटी रूल हम कैसे चेक करें। समझिए इस बात को। देखिए मेरे भाई, अगर मैं 11 के संबंध में पूछूं तो आप देखोगे कि 11 में एक खुद 11 और एक 99, ये दो संख्याएं ऐसी आती हैं जो किसी फंक्शनल बेस के पास हैं, या तो एक कम या तो एक ज्यादा। ये एक ज्यादा है तो 1 मोर ऑस्किलेटर कहलाएगा, ये एक कम है तो 1 लेस ऑस्किलेटर कहलाएगा। ये तो बात आपको पहले समझ में आ गई। अब ये किस फंक्शनल बेस के पास है? 10 के पास है। 10 खुद का कौन सा मल्टीपल है? पहला मल्टीपल है। यानी 11 का एक ऑस्किलेटर क्या हुआ? 1 हुआ। 100 किसका मल्टीपल है? 10 इंटू 10 का मल्टीपल है। यानी 11 का दूसरा ऑस्किलेटर क्या हुआ? 10 हुआ। ये कौन सा ऑस्किलेटर है? 1 मोर ऑस्किलेटर। ये कौन सा ऑस्किलेटर है? 1 लेस ऑस्किलेटर। अगर मेरे पास कोई संख्या है और मुझे चेक करना है कि 11 से डिविजिबिलिटी क्या है, तो आपको अब समझ में आया होगा कि क्यों लास्ट डिजिट में मैं 1 का गुना करके यहां घटा रहा था। 1 का गुना क्यों किया? क्योंकि ऑस्किलेटर की वैल्यू 1 है। घटाया क्यों? क्योंकि ये 1 मोर ऑस्किलेटर है। 132 इज डिविजिबल बाई 11, देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाई 11। हाँ या ना? अगर मैं इस ऑस्किलेटर का सहारा लेना चाहूं तो भी ले सकता हूं। किसी भी संख्या के लास्ट डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई करो। क्यों 10 का मल्टीप्लाई करो? क्योंकि 11 का ऑस्किलेटर क्या है मेरे भाई? 10 भी है। तो किसी भी संख्या की 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आप दो तरीके का प्रयोग कर सकते हैं। पहला तरीका यह है, दूसरा तरीका यह है कि आप लास्ट डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई करें, आउटकम को रिमेन में अब की बार क्या करेंगे मेरे भाई? जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि यह 1 लेस ऑस्किलेटर है। तो आउटकम क्या आया? 143। आउटकम क्या आया? 143। चलिए फिर से एक बार यही एक्टिविटी दोहरा दीजिए। लास्ट डिजिट का 10 में मल्टीप्लाई करिए, कितना आया? क्या करेंगे? चेक करिए, बताइए क्या करेंगे? इसी तरीके से मेरे भाई आप 13 की डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। 13 के टेबल में दो बार, एक बार 39, एक बार 91, दो बार ऐसी वैल्यू आती है जब वह किसी फंक्शनल बेस के पास है। ये किसके पास है?
40 के पास है। 40 क्या है? 40 क्या है? यानी 13 का एक ऑस्किलेटर क्या हुआ? 90 को क्या लिख सकते हैं? यानी 13 का दूसरा ऑस्किलेटर क्या हुआ? ये कौन सा ऑस्किलेटर है? ये कौन सा ऑस्किलेटर है? बोलिए हाँ या ना। अगर मेरे पास कोई संख्या है और मैं चेक करना चाहता हूं इसकी डिविजिबिलिटी बाय 13, मैं 13 से इसकी विभाजिता चेक करना चाहता हूं, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे लास्ट डिजिट में 4 का मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ऑस्किलेटर 4 है। 8 चौके 32। और आउटकम को क्या करूं मेरे भाई, आप बताइए, जोड़ूं या घटाऊं? चेक करिए, ये कौन सा ऑस्किलेटर है? वन लेस ऑस्किलेटर है। लेस ऑस्किलेटर को क्या करना होता है? जोड़ना होता है। क्या यह 13 से डिविजिबल है? आप कहोगे सर 13 के टेबल में आता है। ठीक है, तो यह संख्या 13 से डिविजिबल हुआ। क्या इसी संख्या को मैं दूसरे ऑस्किलेटर पर चेक कर सकता हूं? 9 का गुणा करूंगा, आउटकम को क्या करूंगा? बताए मेरे भाई, आउटकम को क्या करूंगा? 1 मोर है तो रिमेन में से सब्सट्रैक्ट। शून्य आने की स्थिति में भी आप क्या कह सकते हैं कि वह संख्या 13 से कंप्लीटली डिविजिबल है। बताइए, क्या आपको ऑस्किलेटर रूल समझ में आया? बहुत अच्छे, बहुत शानदार। तो ऑस्किलेटर रूल पर आपको प्रैक्टिस करनी है। ऑस्किलेटर्स, आप हर प्राइम नंबर्स के टेबल में आपको 2 ऐसे नंबर मिल जाएंगे जो किसी फंक्शनल बेस से एक कम या एक ज्यादा हो। उन नंबर्स को लेकर आप इस एक्टिविटी के द्वारा 1 मोर या 1 लेस ऑस्किलेटर निकाल सकते हैं। आप किसी भी एक संख्या की डिविजिबिलिटी में उस ऑस्किलेटर का यूज करके, जैसे कि 7 में किया, जैसे कि 11 में किया, जैसे कि 13 में किया, वैसे यूज करके आप आसानी से उसकी डिविजिबिलिटी बता सकते हैं। और निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि आप 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 एटलीस्ट यहां तक के प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी आपको अपनी कॉपी में अपने तरीके से लिख लेनी है। किसी भी तरीके की समस्या होने पर मैंने आपको अपना व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक सभी अकाउंट प्रोवाइड करा दिए हैं। ठीक है, तो आप उनमें से किसी भी एक, टेलीग्राम का भी आपके पास लिंक होगा, तो किसी भी एक माध्यम से आप अपने प्रश्न हमारे तक पहुंचाएंगे। हम हमारी टीम मिलकर जरूर कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्न का आंसर हम दे पाएं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ऑस्किलेटर रूल समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।